लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा, कांग्रेस, सपा तमाम बड़ी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबकी नज़रें बनी हुई हैं आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ बसपा पार्टी, तो वहीं टीएमसी पर भी नज़रें बनी हुई हैं कि क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ये पार्टियां कितनी मजबूती के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में उतरती है। क्या इतनी मजबूती रहेगी कि अपने अपने राज्य में अपने अपना परचम लहरा सकेंगे? जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या दिल्ली में 7 सीटों पर कब्जा कर पाएंगे? क्या यहाँ पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाएंगे या नहीं? क्या टीएमसी पश्चिम बंगाल में या फिर देखा जाए दक्षिणी क्षेत्रों में क्या कमाल कर पाएंगे या नहीं? तो ऐसे कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मायावती पर नज़रें सबकी बनी हुई हैं। जो हमने आपको पार्टियों के नाम बताए, इसमें से आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लिए बैठी है। लेकिन ऐसे में देखा जाए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बहुत क्लोज मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने गुजरात में कुछ सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में, गोवा में, ऐसे अलग अलग राज्यों में उनको सीटें मिली। लेकिन मायावती की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी इस वजह से क्योंकि वो अलग ही राजनीति करती हैं, कुछ राज्यों तक सीमित नहीं, बल्कि जिन जिन राज्यों में दलित, पिछड़ा वर्ग और तमाम समाज के लोग हैं वो सब मायावती की पार्टी को समर्थन करते हैं। लेकिन अब बात आती है मायावती की पार्टी के साथ यहाँ पर तमाम रणनीतियों को लेकर कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे की विचारधारा लेकर चल रही है, कि क्या कुछ आगे बदलाव होगा। एक तरफ लालू यादव, नीतीश कुमार पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लालू यादव एक समय पर जेल की सलाखों के पीछे से यहाँ पर आए थे, तो लालू यादव तो मतलब ये कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल की सलाखों के पीछे ही हुआ था, तो वो तो मेरा एक तरीके से अपने ही घर है, उसमें क्या ही जाना आना, क्या उस पर सवाल उठाना। तो लालू यादव तो हमेशा मजाक के अंदाज में तंज कस देते हैं। लेकिन देखा जाए लालू यादव ने अपना राजनीतिक जीवन जी लिया। अब बारी है तेजस्वी की, राहुल की और साथ ही साथ महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की। तो इन सब की बारी है और सामने बड़ी चुनौती के रूप में है पीएम मोदी। अब कैसे सामना किया जाए, सवाल ये बहुत बड़ा है। तो इसी सवाल का जवाब तराशने के लिए अगली बैठक होगी 12 तारीख को। जी हाँ, 12 जुलाई को अगली बैठक बताई जा रही होगी। शिमला में होगी अगली बैठक, जहां पर कांग्रेस की मजबूती अच्छी खासी है और उस बैठक के दौरान काफी कुछ रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पिछली कुछ रिपोर्ट में बताया था कि कुछ बड़े फैसले, जैसा कि संयोजक कौन होगा, चुनाव चिन्ह क्या होगा, या फिर सब अपने अपने चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे तो सीटों का बंटवारा क्या होगा, और साथ ही साथ पीएम फेस कौन होगा, तो ये सारी रणनीतियां उसमें बनाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि पिछली बैठक से प्रभावित होकर क्या कुछ और दल इनके साथ आना चाहेंगे या दल साथ छोड़ना चाहेंगे। जैसे कि इस समय चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी काफी नाराज नजर आ रही है, टीएमसी काफी नाराज नजर आ रही है। भले ही अखिलेश यादव अभी साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अगर सीटों के बंटवारे में कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छा तालमेल बनता है तो अखिलेश भी साथ देना चाहेंगे। वरना अखिलेश जानते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है इस समय विधानसभा चुनाव के बाद से। कांग्रेस पार्टी के पास इतना जनाधार है भी नहीं। प्रियंका गांधी उतरी थी खुद, लेकिन प्रियंका गांधी को इतनी मजबूती नहीं मिल पाई थी विधानसभा चुनाव 2022 में। तो अखिलेश यादव तो भली बात ही जानते और इस मौके का फायदा उठाना वो चाहेंगे। लेकिन इस बीच कहा यह जा रहा है कि जितनी ज्यादा सीटें जीतने की बात की जा रही है, मतलब नीतीश ने जो दावे किए थे कि अगर महागठबंधन एक हो जाता है, सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाती हैं, तो 100 सीटों पर बीजेपी को रोका जा सकता है। लेकिन कैसे, सवाल यही आता है। नवीन पटनायक नहीं है, केसीआर नहीं है, मायावती नहीं है इस बैठक में, तो कुछ बड़े चेहरे हैं जो अपने अपने राज्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं और वो चेहरे हैं ही नहीं। अगर आप देखें, बात करें जैसे कि अखिलेश यादव की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो इनके पास विधानसभा चुनावों में भले ही मजबूती हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उतनी मजबूती नहीं है इनके पास। जैसा कि अगर आप देखें 2018 का अगर आप चुनावी नतीजा उठाकर देखें, जो लास्ट में चुनावी नतीजे सामने आए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के, वो सब कांग्रेस के समर्थन में थे। लेकिन क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में क्या उन राज्यों से सीट मिली? 65 सीटें करीब इन 3 राज्यों से निकलती हैं। 65 में से अगर आज देखा जाए तो 60 प्लस सीटों पर तो बीजेपी की जीत है। जो बची कुछ ही सीटें वो कहीं मुश्किल से कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो आप खुद देख लीजिए आंकड़ा कैसे इस बात की ओर गवाही दे रहा है कि भले ही विधानसभा चुनाव में या राज्य स्तर के चुनाव में बीजेपी को उतना पकड़ नहीं मिल पाया हो इन राज्यों में, लेकिन जब बात राष्ट्रीय स्तर की आती है तो बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसे में इसी मुकाबले को चुनौती देने के लिए बड़े से बड़े विपक्षी दल मिल रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए एक ऐसा चेहरा जो पीएम मोदी के खिलाफ उतरे, तो उतरते ही यहाँ पर अपने आप को मजबूती से दिखा सके। बात राहुल गांधी की आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी तो वो चेहरा बन चुके हैं, तो शायद ये आपकी गलतफहमी है। राहुल गांधी भले ही अगर बन चुके हैं चेहरा, तो आपको याद दिला दें कि अगर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा इतनी कारगर थी
तो जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उस समय गुजरात में चुनाव थे और हिमाचल में चुनाव थे। हिमाचल में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं करी थी, लेकिन कांग्रेस वहां जीत गई थी। गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा दिन के लिए मतलब वहां गई नहीं एक तरीके से, तो वहां पर क्यों नहीं जीते? भारत जोड़ो यात्रा तब भी चल रही थी। तो ये बात साफ नजर आती है कि जो कोर वोटर्स बना हुआ है वो वोटर्स समय समय पर अपने आप को दिखाता है कि हम किसका समर्थन करना चाहते हैं। ठीक वैसा ही मायावती का कोर वोटर्स बना हुआ है दलित और तमाम अलग अलग समाज को लेकर, और वही कोर वोटर्स मायावती को समर्थन करना पसंद करता है। अब वही कोर वोटर्स में से कुछ प्रतिशत यहाँ पर कांग्रेस के पास भी है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और बसपा एक हो जाती है तो उन वोटर्स को हिम्मत मिलेगी, और उस हिम्मत के सहारे ही यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने का काम किया जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां अगर एक नहीं होंगी तो कौन एक होगा? मतलब क्षेत्रीय पार्टियां कितनी भी एक हो जाएं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां, विपक्षी राष्ट्रीय पार्टियां अगर एक हो जाती हैं तो फायदा मिलेगा, इस बात का सबका ये मानना है। अब 3 राज्यों में भी चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। अब वहां पर बसपा अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने में है। कांग्रेस पार्टी से वहां पर काफी खुन्नस खाए बैठी है, क्योंकि कुछ चुनावों में जीत हासिल मिलती है लेकिन कांग्रेस की वजह से काफी कुछ दल बदल हो जाता है। तो काफी कुछ सियासी समीकरण वहां से बदलाव ला रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम राजनीतियां यहाँ पर कही जा रही हैं। तो इस तरीके से तमाम बातों को लेकर भी चर्चाएं मिल रही हैं कि मायावती की रणनीति और मायावती के दांवपेच पर हर किसी की नजरें रहेंगी कि मायावती के अंतिम समय तक अपने फैसले पर बरकरार रहेंगी या अंतिम समय में अपने फैसले में कोई बदलाव करेंगी। तो ये सारी चर्चाओं का बाजार अभी गर्म पड़ा है। लेकिन अब जिस तरीके से बात नीतीश कुमार की चल रही है, नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो मतलब साथ आएंगे सारे विपक्षी दलों को लेकर, लेकिन अगर आप गौर करें तो नीतीश कुमार ने मायावती को निमंत्रण पत्र तक नहीं भेजा था। उत्तर प्रदेश में आए थे, अखिलेश यादव से मुलाकात करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मायावती से ही मुलाकात कर लेंगे। खैर अभी तो जरूरत अखिलेश यादव की है, तो मतलब उनको ये लग रहा है कि मायावती का पार्टी का जनाधार 2024 में कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये मायावती के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर अकेले चुनाव लड़ रही हैं तो इस बार कितनी सीटें जीतेंगी, क्योंकि यहां से पता चल जाएगा। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि मायावती की पार्टी में मायावती के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं है, और ये एकमात्र ऐसा लोकसभा चुनाव होने वाला है जहां पर मायावती अपनी ताकत पूरी तरीके से दिखा सकती हैं। क्योंकि इसके बाद 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा तो वो तो बड़े सवाल निशान पर होगा कि उसमें कौन सी पार्टी क्या ही परफॉर्म करेगी। उससे पहले आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की ताकत भी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार तमाम दलों पर नजरें बनी है कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता एक छत के नीचे आ तो जा रहे हैं, लेकिन क्या दिल मिल पा रहे हैं इनके? क्या इनके विचार मिल पा रहे हैं? अगर मायावती को साथ लाना है तो क्या नेताओं को सामने आना चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो हर एक विपक्षी दल का साथ आना बहुत जरूरी है, और वो भी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। तो ऐसे मायावती की भूमिका बढ़ जाती। बाकी आपको क्या लगता है कि मायावती क्या ये बड़ा फैसला लेंगी? क्या वो आना चाहेंगी विपक्षी दलों के साथ, या इस ऑफर को ठुकरा देंगे अगली बैठक से पहले भी? बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जरूर रखें कि अगर मायावती को विपक्ष के साथ नहीं जाना चाहिए तो क्या उनको एनडीए के साथ जाना चाहिए? क्या अकेले चुनाव लड़ने से मायावती की पार्टी उतना जन समर्थन जुटा पाएगी जितना वो सोच रही हैं? तो बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जरूर रखिएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि शिमला की बैठक से पहले क्या विपक्षी दल के बीच विखंडन होगा या फिर यहाँ पर अच्छा खासा संपर्क होगा? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।